Hello, friends. Welcome back to Investing for Freedom. This is Sudhir here. Today, we are going to talk about IDFC First Bank. IDFC First Bank ने कल ही अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं। मीटिंग इनकी काफ़ी लंबी चली थी, लगभग 6-7 घंटे। एंड रात को 8 बजे के आसपास ये रिजल्ट्स आए थे। एंड नंबर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ऑपरेशनली काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पे सारे बैंकिंग सेक्टर में कुछ एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स हैं, बट हम सबको पता है कि वो किसी भी बैंक के कंट्रोल के बाहर है, बिकॉज उसके पीछे कोविड का रीजन है। एंड गिवन दैट बैकग्राउंड, आई थिंक बैंक ने काफी अच्छा किया है। सो इस वीडियो में हम उन नंबर्स को एनालाइज करेंगे एंड विल सी कि नंबर से क्या समझा जा सकता है, बैंक हमसे क्या कहना चाह रहा है। एंड ऑल्सो पर्सनली ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो किसी स्टॉक से आप इमोशनली अटैच नहीं हो सकते हो और बायस भी नहीं हो सकते हो। हाउएवर, I personally like it, and not the bank itself. Actually, it is this guy here on the screen that you can see, Mr. V Vaidyanathan, whom I really like. And this guy, मुझे लगता है ये बहुत ही सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, और ही हैज़ अ वेरी हाई इंटीग्रिटी। ये पर्सनली मुझे इसलिए लगता है बिकॉज मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे, इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री मैंने पढ़ी है। इन्होंने जो अपनी बैंक और कैपिटल फर्स्ट की मर्जर हुई थी उस टाइम पे जो गाइडेंस इन्होंने दी थी, और उस गाइडेंस को ये आज की डेट में किस तरीके से अचीव कर रहे हैं, क्या ये ट्रैक पे है नहीं है, उसके बारे में जिस तरीके का इनका ओपिनियन रहता है, आई फील दैट इज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। बैंक का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी सर आते हैं और काफ़ी सारी बातें बैंक के बारे में बताते हैं। एंड ऑल ऑफ दैट लुक्स वेरी सिंसियर टू मी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बिलीव इन दिस बैंक एंड दिस कंपनी। एंड मेरा इस बैंक के अंदर बैंक अकाउंट भी है, और सारा मैक्सिमम पैसा मैंने वहीं रखा हुआ है अपना, बिकॉज दीज गाइज गिव हाई इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू ICICI Bank, etc. That give 3 to 4%. These guys give 7%. Bandhan Bank is also one bank that gives 7% interest rate, but 10 जगह अकाउंट खुलवाने का फायदा नहीं। सो स्टॉक के बारे में एनालिसिस शुरू करता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे कि बैंक लास्ट 3-4 हफ्तों से काफ़ी न्यूज़ में था। एंड न्यूज़ में था प्राइमरीली इसलिए बिकॉज दे वर कमिंग अप विद सम न्यू प्रोडक्ट्स, एंड ऑल्सो Mr. V. Vaidyanathan came on TV talking about the bank's performance as well as his perspective on the economic outlook going forward. So जैसे ही ये चीज़ें हुई थी, ये बैंक एकदम से इसमें काफ़ी उछाल आया। एंड इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 36 रुपए के आसपास है आज की डेट में, 47-48 पे ट्रेड कर रहा है, एंड पीछे 50-51 तक भी पहुंचा हुआ था। तो इट वाज ऑलमोस्ट 40% ऑफ गेन्स। कुछ अगर मैं स्टॉक के बारे में आपको न्यूज़ मैंने जो देखी कलेक्ट करी है आपके लिए बताऊं, तो आप देखोगे कि सबसे पहला, IDFC फर्स्ट बैंक सीनियर्स टू फॉरगो 65% ऑफ बोनस, and within that, Mr. V. Vaidyanathan, the MD and CEO, he will take 30% cut in his compensation. This was a very sincere move during the COVID times for the bank. उसके बाद बैंक ने अपने 1 लाख से कम के डिपॉजिट्स पे भी 7% का इंटरेस्ट रेट दे दिया है कस्टमर्स को। वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर्स व्हाई this bank has been doing well recently is because it has been paying 7% interest rate to customers, and उस वजह से बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आ गए हैं इस टाइम पे कासा के, वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। एंड बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, बट इवेंचुअली जब आपके पास इतना पैसा होता है एज अ बैंक और अ लेंडर, तो इट हिट्स योर प्रॉफिटेबिलिटी। फिर बैंक ने पीछे ये भी बताया था कि दे आर कमिंग अप विद अ न्यू कार्ड विच विल चार्ज ओनली 9% एनुअल इंटरेस्ट रेट टू कस्टमर्स। सो यूजुअली आप ये रेट देखोगे 2 से 3% होता है पर मंथ फॉर एनी बैंक इन इंडिया। यहाँ पर आप देखोगे कि वो 40% एनुअल रेट की जगह इट्स ओनली 9%। सो दिस इज अनदर पॉजिटिव न्यूज दैट द बैंक गेव। एंड उसके बाद बैंक ने बताया कि उनका जो आज की डेट में रिटेल लोन बुक है वो 64 से 65% के बीच में आ चुका है। अभी हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे यूल सी कि प्रभुदास लीलाधर ने अपने एस्टिमेट्स दिए थे बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर, एंड ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने बताई है, इट वाज सपोज टू बी 152 करोड़ के प्रॉफिट बैंक रिपोर्ट करेगा, जो कि एक्चुअली में आए हैं 130 करोड़ के आसपास।
एंड बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसको इंक्रीज करेगा 15.2% से ईयर ऑन ईयर, जो कि एक्चुअली में अराउंड 14% आई है। एंड उसके बाद 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, बट ये एक्चुअली में ओनली 5% है। एंड इसके बाद प्री प्रोविजन प्रॉफिट ये लोग बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा बाय 31% ईयर ऑन ईयर, जो कि एक्चुअली में ओनली 13% है। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ये दिखाने के लिए मैं आपको ले चलूंगा सीधे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। ये हम आ गए अभी रिपोर्टेड नंबर्स पे। एंड बैंक्स के एनालिसिस जैसा मैंने बताया है कि क्वार्टरली करना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है इंटरेस्ट ऑन बिल्स एंड एडवांसेस, जहाँ से कि बैंक ने इस क्वार्टर में 3040 करोड़ रुपए कमाए हैं वर्सेस 2981 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में कमाए थे। यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा जंप है। इसके बाद फिर जो बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स में अपनी इनकम कमाया है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पे 844 करोड़ है अभी, कंपेयर टू 760 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में था। उसके बाद बैंक ने जो आरबीआई में अपना पैसा रखा हुआ है वो भी 16 करोड़ से 30 करोड़ हो गया है। ऑलमोस्ट 95-96% का ये जंप है। मतलब वहां से इतना पैसा आया है बैंक के पास। उसके बाद बैंक ने जो यहाँ पे अदर इनकम दिखाया है, यहाँ पे आप पढ़ पाओगे नोट नंबर 5 और 7 में कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई है। किन चीजों की एडजस्टमेंट हुई है? सबसे पहले तो जो डीएचएफएल का लॉस है जो बैंक काफी टाइम से झेलता आ रहा है, उसको लेकर बैंक ने यहाँ पे 110 करोड़ की एडजस्टमेंट करी है। उसके बाद बैंक ने उसी सेम लॉस को लेकर जो प्रोविजनिंग करी थी 113 करोड़ की, उसकी एडजस्टमेंट बैंक ने अपने प्रोविजंस में करी हुई है। एंड अदर इनकम प्राइमरीली होता है। उसके बाद बैंक ने जो अपना इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ पे करा है, ये आप देखोगे बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज बैंक के जो मैक्सिमम डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो कासा अकाउंट्स में आ रहे हैं। बिकॉज बैंक जो इंटरेस्ट रेट देता है सेविंग्स अकाउंट में, अपने करंट अकाउंट में, वो काफी हाई है कंपेयर टू अदर बैंक्स। इसके बाद बैंक ने जो अपना दूसरा बड़ा खर्चा किया है वो किया है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। 997 करोड़ से बढ़कर 1316 करोड़ हो गए हैं। क्यों हुए हैं? देखो, बैंक बहुत टाइम से अपनी एक्सपेंशन कर रहा है बिकॉज बैंक इज मूविंग टुवर्ड्स रिटेल। बैंक अपना ब्रांच और एटीएम नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि these guys are able to maintain their branches at a lower expense compared to big bank like HDFC, ICICI. So that is the advantage that these guys have. But ये खर्चा अभी आगे भी हमें बढ़ता हुआ ही दिखेगा बिकॉज अगर बैंक को रिटेल में अपने आप को स्टैब्लिश करना है तो इनको अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है, बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत है जो इनके पास अभी मिसिंग है। एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड, ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद जो बैंक ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है ये लाजवाब है। यहाँ पे आप देखोगे 342 करोड़ से 660 करोड़ हो गया है आज की डेट में। ये बताता है कि बैंक ऑपरेशनली कितना साउंड है, कितना अच्छा काम कर रहा है एंड किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें दिखा रहा है। उसके बाद बैंक ने जो प्रोविजनिंग करी है वो यहाँ पे आप देखोगे काफी बढ़ गई है, 482 करोड़ हो गई है अभी कंपेयर टू 215 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में थी। एंड बैंक ने बताया कि जिस तरीके का कोविड का अभी इनका एनपीएस निकल के आ रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट ये अभी से करते जा रहे हैं, उसके प्रोविजंस अभी से बनाते हुए चल रहे हैं, विच आई थिंक इज अ वेरी प्रूडेंट मूव। डीएचएफएल का बैड लोन जो था उसके जो प्रोविजंस थे 113 करोड़ के वो भी यहाँ पे एडजस्टेड है, नहीं तो ये आपको 600 करोड़ के आसपास दिखता। प्रोविजंस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गए हैं। एंड ये थोड़ा कंसर्निंग मेरे को लगता है। बट बैंक की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऐसे ही बैंक करता रहे तो आगे चल के इस बैंक में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। उसके बाद बैंक ने जो अपना ये टैक्स एक्सपेंस दिखाया है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी, डबल हो गया है, 25 करोड़ से 49 करोड़ हो गया है। बट ओवरऑल जो बैंक ने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है वो एक बहुत ही शानदार नंबर है। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 130 करोड़ है वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो कि 101 करोड़ था। यहाँ पे 30% का प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिख रहा है। एंड आई थिंक 30% प्रॉफिट्स बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है बैंक के लिए। इसके बाद बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। एंड ये कंसर्निंग इसलिए है बिकॉज
कोई भी बड़ा बैंक, अच्छा बैंक जो ये रेशो मेंटेन करता है, अराउंड 17 to 18% के आसपास मेंटेन करता है। स्पेशली आप मेरा कोटक और एचडीएफसी वाला वीडियो देखोगे तो वहां पे यूल सी की कोटक ने अपना कार अराउंड 21% मेंटेन करा है एंड एचडीएफसी ने अराउंड 19% मेंटेन करा है। इससे यही पता चलता है कि बैंक के पास अभी पैसे की कमी हो रही है। इस वजह से बैंक को नियर फ्यूचर में कैपिटल रेज करना पड़ सकता है एंड वो कैसे करेंगे, whether they'll raise it via equity or probably bonds, that needs to be seen, बट पैसे की जरूरत बैंक को आई थिंक पड़ सकती है। उसके बाद बैंक के जो ईपीएस है, ईपीएस में भी ग्रोथ है यहाँ पे एंड दिस ईपीएस ग्रोथ इज रिफ्लेक्टिंग द प्रॉफिट ग्रोथ एंड आई थिंक दैट इज फाइन। उसके बाद जो बैंक अपने एनपीएस बता रहा है, दे आर टेलिंग अस दैट ग्रॉस एनपीए 1.33% है एंड नेट एनपीए 0.33% है। हाउएवर ये रियल नंबर्स नहीं है। रियल नंबर्स बैंक ने जो बताए हैं वो हैं ग्रॉस एनपीए 4.18% एंड नेट एनपीए 2.04% एंड ये दोनों ही नंबर्स काफी हाई हैं, बट इनकी प्रोविजनिंग बैंक ऑलरेडी करता हुआ चल रहा है, तो वो आई थिंक इज अ प्रूडेंट मूव बाय द बैंक। अगर हम सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि बैंक ने जो अपना ट्रेजरी में परफॉर्मेंस दिखाया है वो अच्छा है, रिटेल में जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो एक्सेप्शनल है एंड होलसेल बैंकिंग में जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है ये बैंक को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है एंड बैंक एक्चुअली में अब सिंस रिटेल की तरफ मूव कर रहा है तो होलसेल बैंकिंग में वो ज़्यादा ना पैसा लगा रहे हैं, इन लोगों को होलसेल बैंकिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एंड आई थिंक दैट इज़ गुड बिकॉज बैंक को एक क्लियर डायरेक्शन अभी मिला हुआ है जिस तरफ बैंक फोकस कर रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल दिस सेगमेंट वाइज ग्रोथ इज एज एक्सपेक्टेड एंड रियली गुड। अगर प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो आप देखोगे नंबर्स काफी मिक्स्ड हैं। सो बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशंस में जो इनकम दिखाई है वो घटी है, होलसेल बैंकिंग में काफी बढ़ गई है, लास्ट टाइम तो लॉसेस में ही थे और उसके बाद रिटेल बैंकिंग में प्रोविजंस के बाद भी लॉसेस हुए हैं बैंक को। तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा काफी मिक्स्ड है। मेन जो कंसर्न मेरे को लगता है वो रिटेल बैंकिंग को लेकर लगता है, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर्स इंप्रूव करेंगे जैसे जैसे बैंक एक्सपैंड करेगा और भी लेंडिंग एसेट्स बिल्ड करेगा। अगर मैं कुछ और मेट्रिक्स की बात करूं तो आप देखोगे बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.65% आया है इस क्वार्टर में एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे बैंक और ग्रो करेगा, एफिशिएंट बनेगा, ऑपरेशनली साउंड तो है ही, हमने देखा, तो ये जो मार्जिन है यहाँ पे ये और इम्प्रूव हो सकता है एंड इट कैन गो इवन अप टू 5.5%, विच आई थिंक वुड बी रियली गुड। उसके बाद बैंक का जो कासा रेशो है इस टाइम पे 48% आ गया है, विच आई थिंक इज एक्सीलेंट। उसके बाद कासा बैलेंस भी ग्रो करा है 150% से ईयर ऑन ईयर, विच अगेन इज गुड। बैंक का जो प्रोविजन कवरेज रेशो है 75% है इस टाइम पे, बट दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कोविड प्रोविजंस एंड एक्चुअली में जो प्रोविजन कवरेज है बैंक की अगर कोविड के प्रोविजंस को अकाउंट किया जाए तो वुड बी 99%। उसके बाद कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक की काफी इंप्रूव हो गई है इस टाइम पे एंड इट हैज रीच्ड 98% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। सो दिस मींस कि बैंक अपना जितना भी पैसा है, इंटरेस्ट इनकम है, उसको कलेक्ट कर पा रहा है। एंड इसके बाद बैंक ने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे इस क्वार्टर में, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एंड कस्टमर ऐप को रिवैम्प किया था। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स आर पॉजिटिव साइंस दैट द बैंक इज गिविंग। अभी मैं थोड़ा एसेट एंड एसेट क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेता हूँ एंड आप देखोगे कि जो बैंक का रिटेल बुक है that grew by 25% year on year and retail constitutes of 65% of the total loan assets that the bank now has. होलसेल बुक है उसको डिक्रीज करा है बाय 21% बिकॉज बैंक का यहाँ पे फोकस नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को भी बैंक ने डिक्रीज करा है बाय 26% एंड बोथ ऑफ दीज साइंस आई थिंक आर वेरी पॉजिटिव। इसके बाद रिटेल में जो एनपीए है वो 0.27% है, नेट एनपीए 0.13% है एंड अगर हम इसमें लोन मोरेटोरियम वाली लोन बुक को एडजस्ट करेंगे वो रहेगा 3.88% ग्रॉस एनपीए एंड 2.35% नेट एनपीए एंड इसके अलावा बाकी के जो भी बैड लोन्स है लेगेसी वाले जैसे कि आइडिया, डीएचएफएल वगैरह, वो सब बैंक ऑलरेडी अकाउंट कर चुका है क्योंकि वो पुरानी प्रॉब्लम्स रही हैं बैंक की। सो आई थिंक जो गोइंग फॉरवर्ड इशू रहेगा सिर्फ रिटेल बुक को लेकर रहेगा एंड बैंक सिंस उसके लिए प्रूडेंट प्रोविजनिंग करता जा रहा है तो आई थिंक जो हिट भी आएगा वो हमें ऑलरेडी पता है कितना आएगा क्या रहेगा एंड
कल जैसे ही मार्केट ओपन होती है, आई थिंक जो भी इम्पैक्ट होगा वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कंपैरिजन है बिटवीन बैंक ने जो गाइडेंस दिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मर्जर फॉर 2024-2025 वर्सेस क्या उनकी अभी तक की अचीवमेंट रही हैं। सो ऑन मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स यू विल सी कि बैंक ट्रैक पे है। सो इन्होंने बोला था कि वी वांट टू हैव रिटेल फंडेड एसेट्स ऑफ 1 लाख करोड़, रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स 70% एंड होलसेल फंडेड एसेट्स 40,000 करोड़ के आसपास रहने चाहिए। GNPA NNPA 1 से 2% के बीच में होना चाहिए। So all these numbers, I think the bank is on track and it is prudently moving towards these numbers and कुछ तो टारगेट्स बैंक के अचीव भी हो गए हैं। सो ओवरऑल आई थिंक बैंक काफी अच्छा कर रहा है। एंड जस्ट टू समराइज द नंबर्स, बैंक ने 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है अपने नेट इंटरेस्ट इनकम में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बारी है 4.65%। टोटल इनकम जो बैंक का है वो 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है। एंड नेट प्रॉफिट जो है बैंक का, दैट हैज ग्रोन टू 130 करोड़ नाउ, व्हिच इज अ ग्रोथ ऑफ 30% कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। प्रोविजनिंग के हिसाब से बैंक ने इस बारी काफी प्रोविजनिंग करी है एंड अपने को लोन मोरेटोरियम वाली लोन बुक को भी एडजस्ट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। एंड आई थिंक ओवरऑल बैंक ने जिस जिस तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाए हैं, जिस तरीके की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिखाई है, आई थिंक बहुत ही अच्छी है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इसमें कमी नहीं होनी है, इम्प्रूव ही होना है। बैंक का ब्रांच नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहा है एंड डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, पैसा भी बैंक के पास बहुत आ रहा है, जिसको कि अगर ये प्रूडेंटली इन्वेस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें फ्यूचर में दिखा सकते हैं। एंड लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है इस बैंक से कि आगे चल के HDFC बैंक टाइप रिटर्न देगा, उस तरीके का परफॉर्मेंस देगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेक योर ओन असेसमेंट एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।